हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह रिजर्वेशन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये कहा है कि भाई 15(4), 16(4), 16(4)(a) ये जो रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान हैं ये सभी इनेबलिंग यानी आपको इस लायक बना देते हैं कि आप अपने अपने माली हालत से बेहतर हो सकें। इतिहास में जो आपके साथ धोखा हुआ, इतिहास में जो आपको जलील किया गया, आपके साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया गया है, उससे आप उबर सकें, समाज में सर उठा करके जिंदा रह सकें। लेकिन यह कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कोई मूल अधिकार नहीं है कि आप जैसे मूल अधिकार पर दावेदारी करते हैं वैसे इस पर भी दावेदारी करें। यह एक इनेबलिंग प्रोविजन है। यह टिप्पणी तो इंदिरा साहनी बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। बाद में जब 2004 में यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया, इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, आईआईटी के विद्यार्थी थे और एमबीए के विद्यार्थी थे। ये सभी मिल करके यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संगठन खड़ा किए थे 2004 में। एक्चुअली पीए इनामदार का एक केस था। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो कि ये संस्थानों में प्रवेश संबंधी आरक्षण से संबंधित था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भाई जो आरक्षण है प्रवेश संबंधी वह सभी संस्थानों पर लागू होगा, जिसमें कि माइनॉरिटी संस्थान भी आ रहे थे। माइनॉरिटी संस्थान को इससे अलग करने के लिए अर्जुन सिंह 2005 में 93वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आए थे, जो पारित हो गया, जिसे बाद में ठाकुर बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जायज भी पाया। उसी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस का नाम था 2008 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया। मसलन ये है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग जैसे आईआईएम, आईआईटी या एम्स जैसे या दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में भी 27% रिजर्वेशन होगा स्टूडेंट्स के लिए। यानी पिछड़े समाज के लोगों के, अति पिछड़े समाज ओबीसी कहा जाता है, अति पिछड़े समाज के विद्यार्थियों के लिए 27% रिजर्वेशन एंट्री पॉइंट पर दिया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे SC ST को पहले से मिलता आ रहा था। SC को 15% और 7.5% ST को, उसी प्रकार से 27% आरक्षण दिया गया समाज के अति कमजोर वर्ग या अति पिछड़े वर्गों को, जिनको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है। वास्तव में बीसी में सब SC ST और ओबीसी सब आ जाते हैं, लेकिन ओबीसी में SC ST को छांट दिया जाता है, इसीलिए इसको ओबीसी कहा जाता है। तो इसी वजह से 2004 में जब यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संगठन का गठन हुआ तो इस प्रकार से ये मान लिया गया कि यह रिजर्वेशन संबंधी चीज़ों के बारे में बात करेगा। ज़्यादातर केसेज में तो उसका विरोध ही किया, चाहे 2005 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 27% आरक्षण देने की बात हो, या आगे चल करके मराठा आरक्षण की बात हो 2014 में, जिसके तहत 17% आरक्षण देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने शिक्षण संस्थानों और राज्य सेवा योजना में दिया था। मतलब ये मराठों के लिए दोनों मिलाकर के 16 या 17% था। इसी प्रकार से नीतीश कुमार ने जब जातिगत जनगणना के लिए वहाँ आयोग का गठन किया, उसका भी यूथ फॉर इक्वलिटी ने विरोध किया था। तो यूथ फॉर इक्वलिटी न जैसा नाम से ही संबंधित है। एक्चुअली 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जब 2018 के अंत में पारित हुआ और 2019 में लागू हुआ, उसका भी विरोध किया था यूथ फॉर इक्वलिटी ने। तो इसके बारे में मैं चर्चा कर भी चुका हूँ। तो अभी पंकज मित्तल और संदीप मेहता, इन दो लोगों ने पलामू में 2010 में एक वैकेंसी निकली थी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वहाँ डीएम को डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चपरासी के लिए 4th ग्रेड के लिए। तो ऐसी दशा में उस रिजर्वेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी दर्शाई नहीं गई थी,
यही अमृत यादव नाम के पिटिशनर ने झारखंड राज्य के विरुद्ध एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि भाई उसमें वैकेंसी दर्शाई नहीं गई थी, और फिर 2019 में शायद किया था यह मुकदमा, और फिर यह 2010 की वैकेंसी को लेकर के 2019 में याचिकाकर्ता ने ये इस केस को सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द किया था। 2 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई किया था, पंकज मित्तल और संदीप मेहता ने, और अभी वो फैसला आया उसमें वही पंकज मित्तल ने इस चीज़ को दोहराया कि भाई रिजर्वेशन जो है इनेबलिंग प्रोविजन है, वह कोई फंडामेंटल राइट जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है या मूल अधिकार नहीं है कि भाई चलो ठीक है रिजर्वेशन तो हम लेके ही रहेंगे चाहे जैसे जिस ऊँट जिस करवट बैठे। ऐसी बात नहीं है। यह सक्षम बनाने के लिए दी गई एक व्यवस्था, एक अवसर है कि भाई चलिए ठीक है, समाज में जो लोग दबे कुचले रहे हैं, इतिहास में जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको सूरज की रोशनी देखने का एक मौका दिया जाए, वो भी अपना सर उठा के जी सकें इज्जत के साथ। और जाहिर है सरकार के करीब रहने से 3 चीज़ें मिल जाती हैं। ये तो बहुत पहले सतीश चंद्रा कमेटी ने भी कह रखा था। सतीश चंद्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, चूँकि जियाउद्दीन बर्नी वो मध्यकालीन इतिहासकार थे। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है ना कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के समय में कर वसूली करने वाले इतने काम पिपासु हो गए थे, इतने अर्थ पिपासु हो गए थे कि कोई काम पिपासु नहीं, अर्थ पिपासु कह सकते हैं, माने पैसे के लिए इतने ज़्यादा लोभी हो गए थे कि कोई आदमी अपने लड़के की शादी उनसे नहीं करना चाहता था। तो उसी का अध्ययन करके सतीश चंद्रा ने, मध्यकालीन इतिहासकार, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये अतिशयोक्ति में ये बात कही गई थी। तारीख़ फिरोजशाही में जियाउद्दीन बर्नी ऐसा कहा था, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं मिलता है। सच्चाई में गवर्नमेंट जॉब 3 तरह के पी देता है, उस समय भी देता था, आज भी देता है, अंग्रेजों के ज़माने में भी देता था। पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज, यानी सत्ता, पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं सरकार के करीब रह कर के चीज़ें करने से। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस उस समय भी था, आज भी है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस तब भी था, अब भी है, चाहे पद आपका छोटा ही क्यों न हो। दूसरे शब्दों में एक सुरक्षा तो रहती ही है, सब इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, ये सुरक्षा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी संबंध में कहा कि भाई ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है, यानी आपको सक्षम बनाने के लिए यह व्यवस्था दी गई है, एक अवसर है। यह कोई मूल अधिकार नहीं है कि आप जन्म लेते ही इस पर दावेदारी ठोकने लगें। तो इस प्रकार से पंकज मित्तल और संदीप मेहता की बेंच ने यह बात कही है। पलामू में 4th ग्रेड के रिजर्वेशन को लेकर के उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो गई। अमृत यादव का पिटीशन था, अमृत यादव भी वहाँ अप्लाई किया था, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ना होने की वजह से उसका हुआ नहीं था। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ना होने की वजह से उसमें दिक्कत आ गई, उसमें रिजर्वेशन भी था और वहाँ आदिवासियों को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया था। आज की डेट में तो हेमंत सोरेन ने उसको बढ़ाकर, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 77% तक कर दिया है, जिसमें उन्होंने 26% के करीब अनुसूचित जातियों को दिया है, अनुसूचित जनजातियों को दिया है, 10% अनुसूचित जातियों को यानी एससी को दिया है, 26% एसटी को दिया है, यानी नॉर्मल 27% एससी के लिए, सॉरी ओबीसी के लिए है। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो है सो थोड़ा बढ़ाया ही है, चूँकि 26 और 10 36 ही होता है। 77% में अगर 36 निकल गया तो भी काफ़ी बचता है। उसमें 10% अगर ईडब्ल्यूएस कोटा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, तो शेष चीज़ें जो है ओबीसीज के लिए ही हैं। मोटे तौर पर वहाँ आदिवासी बहुल राज्य है, तो आदिवासियों को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है। यह तो राज्य का विशेषाधिकार है, राज्य सेवा में वो आदिवासियों को उसने ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है, अनुसूचित जातियों को कम दिया है। अब देखना है कि कोर्ट में जांच पड़ताल में, यानी कोर्ट की स्क्रूटनी में वो रुक पाता है कि नहीं। लेकिन यह बात सही है कि रिजर्वेशन कोई जन्मसिद्ध अधिकार या मूल अधिकार नहीं है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा है लगातार,
चाहे अनुच्छेद 15(4) हो, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उन्नत करने के लिए SC ST या अन्य लोगों को, जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी हैसियत, उनकी दशा सुधारने के लिए दिया जाता है। 16(4) यह अपवाद है 16(1), 16(2) का, और 16(4)A भी अपवाद है। ये से 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा दिया गया था, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण की बात कही गई है। अब 2006 में नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो रोक लगाया था, वर्ष 2018 में लक्ष्मी नारायण केस में उसने, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण केस में उसने इसको हटा लिया। कहा कि भाई अगर राज्य समुचित आंकड़ा देते हैं, भाई अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है सरकारी सेवा योजना में, तो वो आरक्षण दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी उन्हें डेटा उपलब्ध कराना होगा। हालांकि इसका दारोमदार राज्य पर ही निर्भर होगा, ऐसा उसने जरनैल सिंह बाद में कह दिया। अभी उसने 2004 के अपने 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए 7 न्यायाधीशों की एक बेंच, जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब अध्यक्षता कर रहे थे, 2024 का ये फैसला है। बेला एम त्रिवेदी एकमात्र जस्टिस ऐसी थी जिन्होंने कंसेंटिंग डिसीजन दिया था। तो उसमें उसने ये कह दिया, सब कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति में भी सब कैटेगरी हो सकती है, यानी उपजातियां हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में अगर 15% रिजर्वेशन मान लीजिए दिया जाता है, केंद्र सरकार जैसे देता है अनुसूचित जाति को, तो उसमें वो सब कैटेगरी कर सकता है। अनुसूचित जाति में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोगों को रखा गया है। जैसे कई जगहों पर निषाद हैं, दुसाध हैं, हरिजन हैं, चमार हैं, जाटो हैं, धोबी हैं, पासी हैं, इन सभी को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें सब कैटेगराइजेशन की अनुमति प्रदान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो उसने 2004 में इसे खारिज कर दिया था। हालांकि बहुत सारे संगठनों ने इसकी आलोचना की है। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट की आप आलोचना करें या तारीफ करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो संविधान देख करके फैसला देते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी तारीफ हो रही है, उनकी शिकायत हो रही है। बहरहाल, तो स्थिति यही है इस समय कि पलामू जिले में जो 2010 में वैकेंसी निकाली गई थी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दर्शाया गया था। अमृत यादव याची था जो सुप्रीम कोर्ट गया था। 2 जजेस की बेंच ने अभी जो फैसला इसी मंडे को तो दिया है, मुझे लग रहा है कि कल ही ये फैसला आया है, कमिंग पिछले मंडे को ये फैसला आया है। उसमें ये था कि भाई ऐसा है कि रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। यह एक पंकज मित्तल की जो टिप्पणी है वो ये है कि भाई यह एक कोई मूल अधिकार नहीं है, यह एक इनेबलिंग प्रोविजन है और उसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए। यह एक अवसर प्रदान करता है आगे आने का। उन्होंने पिछले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की व्यापक व्याख्या करते हुए यह बात कही है, जिसमें इंदिरा साहनी के बाद जितने भी रिजर्वेशन संबंधी पॉलिसी, EV चिनैया 2004 में उसका भी जिक्र हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने कह दिया था कि भाई सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए अनुसूचित जाति समुदाय में, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है। एक तरह से जर्नैल सिंह में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अनुसूचित जाति जनजाति में जिन्हें अनफॉर्चुनेट बाई प्रोडक्ट हिंदू कास्ट सिस्टम का माना जाता था, उसमें भी सब कैटेगराइजेशन को अनुमति प्रदान कर दिया था। तो पंकज मित्तल ने यही कहा कि भाई वहाँ के व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी वहाँ के सरकार की है, उसे भेदभाव से वंचित रहना चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं देने के कारण हम लोग इसको रद्द कर रहे हैं, यानी उस वैकेंसी को ही अवैध घोषित कर दिया। चूँकि अब ये क्लियर हो गया कि जो कोई भी वैकेंसी होगी उसमें कितने लोगों की भर्ती की जानी है ये बताना जरूरी होगा। केवल गोल मटोल तरीके से आप उसके बारे में एडवर्टीजमेंट नहीं दे करके खामोश रह सकते। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताना होगा ताकि फॉर्म भरने वाले पूरी तरह से सूचित रहें, इस मामले में इन्फॉर्म्ड रहें। भाई इतने पद हैं, इतने पद रिजर्व हैं, इतने पदों पर खुलेआम भर्ती होना है,
उसी हिसाब से वो फार्म भरेंगे, उसी हिसाब से वो तैयारी करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 की वैकेंसी को ही रद्द कर दिया है। इसलिए जिनका सिलेक्शन हुआ था वो अब अवैध हो गया, यानी वो अब बाहर आ जाएंगे। यानी इतने दिनों तक जो वेतन से इतना उनको मिलना था मिल चुका, अब नए सिरे से फिर से वैकेंसी लानी होगी। अब राज्य सरकार इस मामले में कोई पॉलिसी लेके आ सकती है, कर सकती है भाई जो लोग इतने दिनों तक काम किए हैं उनको दोबारा रखा जाता है सेवा में। हो सकता है कि उनके साथ अन्याय ना हो, लेकिन तत्काल के लिए तो उनकी नौकरी चली ही गई। अब देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।